हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव रंजन। आप सभी का राजीव पारामाउंट क्लासेज में स्वागत है। मैं आप सबों के बीच घटना चक्र का राज व्यवस्था लेकर आया हूं। यह कुछ क्लास में समाप्त होगा। इसे आप टारगेट के रूप में माने। एग्जाम की घड़ी आ गई है। ढेर सारा एग्जाम मार्च अप्रैल में होगी। मैं 5 से 6 के बीच प्रत्येक दिन लाइव आऊंगा। जिनको किसी प्रकार की समस्या भी होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो आइए हम पॉलिटी आरंभ करते हैं आप सभी के बीच। तो देखेंगे आज का हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। तो हमारी बात थी कि भारत में संविधान लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो पहली बार 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई। नाम आपने सुना होगा। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार मिला। दीवानी अधिकार मिलने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अब चुनौती हो गई दीवानी और निजामती दोनों संभालने की। इसी दीवानी निजामती को संभालने के क्रम में ही यह पद आया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। एक पद आया जिस पद का नाम है गवर्नर। गवर्नर पद। तो पहली बार हमारे यहां 3 प्रांत में गवर्नर की व्यवस्था हुई। पहली बार हमारे यहां 3 प्रांत में गवर्नर की व्यवस्था हुई। पहली बार हमारे यहां 3 प्रांत में गवर्नर की व्यवस्था हुई। बंगाल प्रांत, बंबई प्रांत और मद्रास प्रांत। बंगाल प्रांत, बंबई प्रांत और मद्रास प्रांत। मद्रास प्रांत। अब तीनों गवर्नर आपस में अपने अधिकार के लिए दोस्त लड़ रहे थे और ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा था बंगाल के गवर्नर के अधीन मद्रास और बंबई के गवर्नर रहेंगे। मगर इस बात को मानने के लिए कोई तैयार नहीं था। इसीलिए इसी को पहली बार रेगुलेट करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को रेगुलेट करने के लिए पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया। तो याद रखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्यों आया। गवर्नर के कार्यों को रेगुलेट करने के लिए आया। उसमें कुछ प्रावधान दिए गए थे। मैं उन प्रावधान को आपको दिखाता हूं। इसमें पहला प्रावधान था कि यह ब्रिटिश संसद द्वारा पारित था। यह रेगुलेटिंग एक्ट किसके द्वारा पारित था। यह ब्रिटिश संसद द्वारा पारित था। यह किस लिए लाया गया था। तो कंपनी में भ्रष्टाचार आ गया था। कंपनी में कुप्रशासन आ गया था। इसे दूर करने के उद्देश्य से रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया था, किस उद्देश्य से लाया गया था। तो कंपनी में मौजूद, कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को दूर करने के लिए। अभी हमने कुप्रशासन का बात आपसे किया था कि बंबई और मद्रास के गवर्नर तैयार नहीं थे बंगाल के गवर्नर की बात मानने के लिए। आगे आप देखेंगे इसमें प्रावधान क्या दिया गया। तो इसमें प्रावधान आया मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी। यह तीनों प्रेसिडेंसी में बंगाल के गवर्नर के अधीन रहेंगे मद्रास और बंबई प्रांत के गवर्नर। बंगाल के गवर्नर के अधीन रहेंगे किसका गवर्नर। बंगाल के गवर्नर के अधीन रहेंगे मद्रास और बंबई के गवर्नर। और बंगाल के गवर्नर को याद रखिएगा, बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी आपसे एग्जाम में आएगा बंगाल का गवर्नर किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल हो गया। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। और अब मद्रास और बंबई प्रांत के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन माने गए। दूसरा देखिए, इसी एक्ट के तहत यानी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसी एक्ट के तहत
यानी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो दोस्तों यह सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों कलकत्ता में किया गया था। कहाँ किया गया था? कलकत्ता में किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में किया गया था। कब किया गया था? तो 1774 ईस्वी में किया गया था। 1774 ईस्वी में किया गया था। इसके जो प्रथम न्यायाधीश थे उसके बारे में बार बार क्वेश्चन आता है, इसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो इसके प्रथम न्यायाधीश एलिजा इम्पे बने। इसके प्रथम न्यायाधीश एलिजा इम्पे बने। इसके प्रथम न्यायाधीश एलिजा इम्पे बने। इसके प्रथम न्यायाधीश इसके प्रथम न्यायाधीश एलिजा इम्पे बने। इसके प्रथम न्यायाधीश एलिजा इम्पे बने। उस समय का सर्वोच्च न्यायालय, उस समय का सबसे ऊंचा न्यायालय यही था। आइए दोस्तों मैं एक बार पुनः बता दूं आप सभी को। पहला एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यह किसके द्वारा पारित? ब्रिटिश संसद द्वारा पारित। यह क्यों आया? कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को दूर करने के लिए आया। इसमें प्रावधान क्या थे? तो मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई कलकत्ता में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई। कलकत्ता में की गई सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में, और इसके प्रथम न्यायाधीश बने एलिजा इम्पे। आइए मैं दूसरा एक्ट पर आता हूं। ये दूसरा एक्ट है, दूसरा एक्ट 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो आपने पहले देखा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, अब दूसरा एक्ट है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बारे में देखिए, कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि किया गया। अब धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी इसे अपनी नियंत्रण में बढ़ा रहा है। साथ साथ नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। आप सभी को इसके बारे में लिखा हुआ मिलेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बहुत जगह आप पढ़े होंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, पूछता है एग्जाम में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किस एक्ट द्वारा किया गया? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा किया गया। और दूसरा, इसी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। तो याद रखिए, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इस दोनों का गठन जो है पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा किया गया। इस एक्ट में अहस्तक्षेप की नीति लाया गया। यानी कहने का अर्थ है व्यापार में किसी प्रकार का हस्तक्षेप, किसी प्रकार का विरोधाभास, किसी प्रकार का गतिरोध नहीं होगा पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। तो दोस्तों यही व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों के लिए अलग अलग आया बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों के लिए अलग अलग आया बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो दोस्त आपने देखा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा आपने देखा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। मैं तीसरे नंबर पर चलता हूं, 1786 का अधिनियम। गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने एवं अपने निर्णय को लागू करने का राइट मिला।
आप इसे ओमिट नहीं करेंगे, नहीं छांटेंगे, क्योंकि बीपीएससी कई बार 1786 का एक्ट पूछ चुका है, इसीलिए पुनः भी पूछ सकता है। बहुत सारे लोग 1786 एक्ट को ओमिट करके चलते हैं। जो क्वेश्चन बहुत लोग नहीं बनाते हैं, आप अगर उसी को बनाइएगा फिर आपका रिजल्ट कंफर्म हो जाता है। आइए मैं अगले एक्ट पर चलता हूं, चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813, इस चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ सो देखिए। इस चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यानी अभी तक क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी इकलौता व्यापार करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी इकलौता व्यापार करती थी। अब कोई भी यूरोपीय कंपनी यहां व्यापार करेगी, इसमें किसी प्रकार का बाधा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नहीं डाला जाएगा। पहले क्या था, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी जो इंग्लैंड की थी। अब इंग्लैंड के और कई लोग हैं जो अपनी अपनी कंपनी के माध्यम से यहां व्यापार कर सकते हैं। ऐसा इसीलिए यह नियम लाया गया कि अब कंपनी का दिल व्यापार से आगे हटकर साम्राज्य विस्तार की ओर लग रही है। इसीलिए अब कंपनी व्यापार पर से इंटरेस्ट घटा रही है और साम्राज्य विस्तार पर अपना इंटरेस्ट बढ़ा रही है। दोस्तों तो याद रखिए, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, सिर्फ दो रह गया। यह दो कौन रहा, चीन और चाय के साथ व्यापार बना रहा, चीन और चाय के साथ व्यापार बना रहा। यानी चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापार बना रहा, शेष व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अगली है, अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेश तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार मिला। यानी अगले 20 वर्ष तक अब भारतीय प्रदेश के और राजस्व का कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी। 1813 का एक्ट कन्फर्म कर दिया कि आने वाला 20 वर्ष तक अब यहां पुनः शासन का काम और वित्तीय काम ईस्ट इंडिया कंपनी ही देखेगी। तीसरी जो बात थी दोस्तों, पहली बार शिक्षा पर खर्च का प्रावधान हुआ। तो आप सुने होंगे पहली बार शिक्षा पर खर्च, तो सब प्रावधान दिया था कि प्रत्येक वर्ष शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। ब्रिटिश संसद द्वारा यह पारित हुई नियम कि भारतीय के शिक्षा पर प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपया दिया जाएगा। मगर अफसोस यह स्पष्ट नहीं किया कि यह शिक्षा किस भाषा में होना चाहिए, किस भाषा में यह शिक्षा दिया जाए। परिणाम स्वरूप यह अधिनियम पारित तो हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी इसे लेकर भारत भी आ गया, लेकिन भारत के लोगों में गतिरोध बना हुआ रहा कि यह किस भाषा पर खर्च हो। और हम लोग जैसे व्यक्ति को यह सोचने में 20 वर्ष लग गया कि यह पैसा किस भाषा पर डेवलप हो, बंगाली भाषा का डेवलपमेंट किया जाए या तमिल का किया जाए, तेलुगु का हो या हिंदी का हो। हम लोगों ने निर्णय नहीं कर पाया। अगर इसे आपसी सहमति से भी निर्णय कर लेता तो प्रत्येक साल किसी एक भाषा पर 1 लाख रुपया खर्च होती। लेकिन जो स्थिति हमारी 1813 में थी कि हम लोगों को आपस में मेल जोल नहीं था, आज भी हमारी स्थिति वैसी ही बहुत हद तक है। आज भी बहुत सारे मुद्दे पर हम लोग लड़ते रहते हैं और राजनीतिकवाद चालबाज लोग अपना काम निकालते रहते हैं। तो आइए, पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च का व्यवस्था हुआ। 1813 से 33 तक वैसा ही चलता रहा। आप पढ़ेंगे 1833 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ। वही आयोग निर्णय दिया कि अगर आप लोग से भाषा क्लियर नहीं हो पाता है तो फिर हम कहते हैं आप लोग अंग्रेजी भाषा को डेवलपमेंट कीजिए, अंग्रेजी भाषा का ही विकास करवाएं। और इस विकास करवाने में हमारे कुछ समाज सुधारक लोगों में ने भी इनका योगदान दिया, जिसमें सर्वप्रमुख योगदान राजा राम मोहन राय जी का था। फिर इन्हीं दोनों के योगदान से हमारे यहाँ अंग्रेजी का विकास हो चला। तो याद रखिए, लॉर्ड मैकाले शिक्षा आयोग। तो हमारा यह था अभी आपके साथ 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है 1813 के चार्टर एक्ट में, पहली बार
भारत में ईसाई मिशनरी का प्रवेश। ये इसी एक्ट में सबसे पहले हमारे यहाँ ईसाई मिशनरी की बात की गई। ये ईसाई मिशनरी भारत आएंगे और भारतीय लोगों को शिक्षा देंगे। यह मिशनरी उतना ही नहीं किया, शिक्षा तो दिया ही, लेकिन यहाँ प्रारंभ कर दिया धर्म परिवर्तन का कार्य। और बहुत तेजी से ईसाई धर्म परिवर्तन, हमारे जो निम्न जाति के लोग थे उन लोगों का काफी तेजी से धर्म परिवर्तन हुआ। धर्म परिवर्तन करने पर इन लोगों ने आर्थिक रूप से प्रलोभन दिया, साथ साथ नौकरियां भी दी, अपने यहाँ कार्य पर रखा, पढ़ाने में, सामाजिक स्थिति में, हर कुछ में मदद किया और काफी लोगों ने ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए। तो आप देखिए, मैंने बताया 1813 का पहला कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। चाय और चीन के साथ व्यापार बना हुआ रहा। व्यापार समाप्त, लेकिन बना हुआ किसके साथ? चाय और चीन के साथ। यह चाय और चीन कब समाप्त होगा? 1833 के एक्ट में। यह चाय और चीन कब समाप्त होगा? 1833 के एक्ट में। अगले 20 वर्ष के लिए कंफर्म हो गया कि अब भारत प्रशासन कौन करेगा। अब भारत प्रशासन कौन करेगा? यह ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा और वही यहाँ का भारतीय प्रदेश तथा राजस्व पर नियंत्रण रखेगा। तीसरा, प्रथम बार शिक्षा पर खर्च का प्रावधान हुआ। भारतीयों का शिक्षा पर प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपया दिया जाएगा। अफसोस हम लोगों की मति मारी गई थी। यह 1833 से शुरू हुआ, लॉर्ड मैकाले और राजा राम मोहन राय के सहयोग से। इसी में हमने एक और महत्वपूर्ण बताया, ईसाई मिशनरी का आगमन हुआ इसी एक्ट में। ईसाई मिशनरी का आगमन हुआ इसी एक्ट में। नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे चलते हैं। अभी हमने चार्टर एक्ट का बात किया, अब मैं अगला चार्टर एक्ट आप सभी के बीच लेकर आ रहा हूं। चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833। इस चार्टर एक्ट में देखिए क्या हुआ, कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए, यानी व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। हमने ऊपर पढ़ा था व्यापारिक एकाधिकार समाप्त बना था चाय और चीन के साथ। यहाँ सभी टर्म हुआ, यानी यहाँ पर संपूर्ण रूप से व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी का एकमात्र काम रह गया, केवल और केवल राजनीतिक कार्य। आप साम्राज्य विस्तार करो और मजा लो, भारतीयों को लूटो मजे में। आगे देखिए, अगला एक टर्म आ गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। ये टर्म को समझना है। सबसे पहले हमारे यहां बंगाल में मेरे दोस्त गवर्नर आया। सबसे पहले बंगाल में गवर्नर आया, फिर गवर्नर से मेरे दोस्त गवर्नर जनरल आया। यह गवर्नर जनरल जो था, हमने देखा 1773 के एक्ट से आया गवर्नर जनरल, 1773 के एक्ट से। और अब आप देख रहे हैं 1833 के एक्ट से इस गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस एक्ट से गवर्नर को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो आप देखेंगे अब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल हो गया। भारत का गवर्नर जनरल हो गया। आइए फिर मैं यहाँ एक बार आपको बताऊं, सबसे पहले गवर्नर यहाँ बंगाल में आया था रॉबर्ट क्लाइव। सबसे पहले कौन गवर्नर आया था यहाँ जो पहला गवर्नर आया था बंगाल में, रॉबर्ट क्लाइव। फिर पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स। पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स। और पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो याद रखिए, पहला गवर्नर बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। यह जो टॉपिक है इतिहास और पॉलिटी दोनों का मिक्सअप है,
संवैधानिक विकास है। आइए हम आगे चलें। इसमें आप देखेंगे 33 के एक्ट का अगला पॉइंट दिखा रहा है आपको, गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्य सही डाला गया। अभी हमने बताया था लॉर्ड मैकाले शिक्षा आयोग के सदस्य बने और उन्होंने ही उन्हीं को विधि सदस्य भी बनाया गया था, कानूनी सदस्य बनाया गया था। तो आपके एग्जाम में आएगा पहला कानूनी सदस्य किसे बनाया गया था, तो लॉर्ड मैकाले को। या लॉर्ड मैकाले को कानूनी सदस्य किस एक्ट के द्वारा बनाया गया, 1833 के एक्ट के द्वारा बनाया गया, 1833 के एक्ट के द्वारा बनाया गया। आइए मैं पुनः अगले टॉपिक पर अभी इसमें चलता हूं। 1813 का बात हमने किया, 1833 का हो गया। अब मैं उससे आगे चलता हूं 1853 पर। मैं थोड़ा सा फास्ट इसीलिए पढ़ा रहा हूं कि हमारा है कि सारा का सारा घटना चक्र मैं इसी चैनल पर एग्जाम से पहले सारा वॉल्यूम आपको पेज बाय पेज बता दूंगा। जहां कुछ डिस्कशन की जरूरत होगी वह भी करवा दूंगा। आप सिर्फ जुड़े हुए रहेंगे डेली 5 बजे, 5 से 6 राजीव पारामाउंट क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। तो आइए अगला एक्ट आपके पास है 1853 का एक्ट। 1853 का एक्ट, 1853 के एक्ट में क्या हुआ देखिए, नियंत्रण बोर्ड और उनके अन्य पदाधिकारी का वेतन, यानी इन लोगों को वेतन का बात हुआ। उसके बाद कहा गया कि यह वेतन सरकार द्वारा तय होगा, लेकिन धन कौन देगी, धन इसका कंपनी देगी। डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दिया गया। इसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत रहेंगे। तो आपको इतना की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपके एग्जाम में जो सबसे प्रमुख पूछता है इसमें उसी को सिर्फ बताऊंगा। यहां आपके एग्जाम में एक ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, प्रतियोगिता परीक्षा। यही बार बार आता है कि प्रतियोगिता परीक्षा का व्यवस्था किस एक्ट के द्वारा लाया गया। तो हमारे यहाँ प्रतियोगिता परीक्षा का व्यवस्था चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा लाया गया। पूछेगा आपको प्रतियोगिता परीक्षा किस एक्ट के द्वारा लाया गया, तो चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। इस समय में कौन थे गवर्नर जनरल, लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड डलहौजी थे। बाकी इसकी जरूरत नहीं है, पूछता नहीं है, आपको यही सिर्फ पूछता है। मैं बिल्कुल जो पूछा हुआ क्वेश्चन महत्वपूर्ण है उसी पर मैं बात करते चला जाऊंगा आपके साथ, ताकि आपको किसी प्रकार का समस्या भी न हो और सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी चला आए। तो आप देखिए अगला एक्ट आपके पास है भारत सरकार अधिनियम 1858। आपको पता होगा 1857 में विद्रोह हुआ, उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 आया और इसी एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के पद को वायसराय बना दिया गया और महारानी विक्टोरिया के हाथों में शासन ले लिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन महारानी विक्टोरिया के हाथों में स्थानांतरित हो गया। तो आइए इसे देखते हैं क्या कहता है भारत सरकार अधिनियम 1858। इसके तहत भारतीय प्रशासन का नियंत्रण में क्या किया, कंपनी से छीनकर ब्रिटिश के पास चला गया। भारतीय प्रशासन अब कौन देखेगा, कंपनी से हटकर ब्रिटिश के हाथों चला गया। भारत राज सचिव में क्या है, ये हमने पढ़ा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, याद करिए हमने बताया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इस दोनों को भंग कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को भंग कर दिया गया और गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा, वायसराय कहा जाने लगा। वायसराय अब ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हो गए, प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हो गए। आइए पुनः देखिए भारत सरकार अधिनियम 1858। भारतीय प्रशासन का नियंत्रण अब कंपनी से हटकर ब्रिटिश राज मुकुट को चला गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को खत्म कर दिया गया और एक नया पद भारतीय राज सचिव का लाया गया, नया पद भारतीय राज सचिव का लाया गया। भारत गवर्नर जनरल को नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया
और इसे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। तो आपने देखा 1858 का एक्ट। तो आप देखिए, हमने सबसे पहले आपके साथ शेयर किया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। हमने आपके साथ सबसे पहले शेयर किया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। फिर हमने आपके साथ शेयर किया 1813 का चार्टर एक्ट। उससे पहले एक और दिया था 1786। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1786 का अधिनियम, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट और लास्ट 1858 का। तो 1 2 3 4 5 6 एक्ट हमने आपको बताया। बस सीधा सा हल्का हल्का था। और आज पहली दिन मैं इतना ही आपको बताऊंगा ताकि आप सभी को पता चल जाए जुड़ने के लिए। अगले दिन से मैं लगातार 1-1 घंटा बताऊंगा और 5 क्लास 7 क्लास में मैं पूरा पॉलिटी आपको बता दूंगा। फिर ये पॉलिटी समाप्त होगी तो दूसरा विषय करवाऊंगा। इस तरह से सारा वॉल्यूम घटना चक्र का करवा दूंगा। धन्यवाद।